हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक माइक्रो कैप तूफ़ानी कंपनी यासो इंडस्ट्रीज़ को। तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं मार्केट को। तो देखिए दोस्तों, जिन इन्वेस्टर्स को सिर्फ कंपनी का नाम जानना था तो वो यहाँ पर वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जिनको जो है कंपनी के बारे में जो है डिटेल्स जाननी है, कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझना है। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टिंग दो प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, एक जो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो अगर फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो उसमें आपको कंपनी के फंडामेंटल्स की समझ काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मोटा पैसा बनाना है मार्केट से तो वो बनेगा स्टॉक्स को होल्ड करके। और स्टॉक्स को होल्ड कब किया जाएगा? जब आपको उनके ऊपर कन्विक्शन होगा। और कन्विक्शन कब होगा? जब आपको कंपनी के फंडामेंटल्स की, कंपनी के बिजनेस की समझ अच्छे से होगी। तो अगर देखिए दोस्तों, ये जो हम वीडियो गेम खेलते हैं, मोमेंटम को चेज करते हैं, प्राइस एक्शन को चेज करते हैं, तो इसमें जो है मोटा पैसा नहीं बनता है। हाँ, इसमें जो है आप थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर बना लेते हो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करके, लेकिन अगर आपको मोटा पैसा बनाना है तो कंपनी के फंडामेंटल्स को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। उसके लिए आपको अगर थोड़ा लंबा वीडियो भी बन जाए तो आपको वो भी देखना होगा, आपको अपना टाइम थोड़ा बहुत देना होगा ताकि आप कंपनी को अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं। उससे पहले मार्केट को, अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में आप देख सकते हो चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देगी। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा मार्केट के बारे में, क्योंकि अगर आज मार्केट की बात की जाए तो बिल्कुल सीधी रेखा में 45 डिग्री पे आज आप मार्केट का चार्ट देख सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई भी मंदी या कोई भी डिप आज देखने को नहीं मिलेगा। आज का अगर आप मार्केट का चार्ट उठाकर देखोगे निफ्टी 50 का, तो आपको बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे सीधी रेखा में बिल्कुल 1.14 की काफ़ी बड़ी तूफानी तेजी के साथ जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो 216 पॉइंट की बड़ी तेजी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर आपने देखा होगा, आपके पोर्टफोलियो ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पोर्टफोलियो ने बिल्कुल भी निफ्टी को बीट नहीं किया। तो उसका कारण दोस्तों, उसका कारण है निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, क्योंकि हमारे पास जो है मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप से ही होते हैं। अगर मेरी बात की जाए पार्टिकुलरली तो मेरे जो है पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 से अगर मैं बात करूँ तो बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स एंड टाइटन तीनों ने जो है अच्छा परफॉर्म किया है। तो निफ्टी 50 ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर मिड कैप, ज़्यादातर स्टॉक्स मेरे पास मिड कैप ही हैं, स्मॉल कैप में भी मेरे पास एक दो कंपनी है। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो पोर्टफोलियो ने भी, आपके पोर्टफोलियो ने भी आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं यासो इंडस्ट्रीज़ को। तो दोस्तों, अगर आज के रिटर्न्स की बात की जाए तो आज काफ़ी तूफानी तेज़ी यासो इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में हमें देखने को मिली है। हालांकि कोई न्यूज़ तो मेरे हाथ नहीं लगी कि किस न्यूज़ की वजह से इसमें इतनी तेज़ी देखने को मिली है। अगर आपको कोई न्यूज़ हाथ लगे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर यासो इंडस्ट्रीज़ के ऑल टाइम रिटर्न्स की हम बात करें तो आपको जो है 1706% के रिटर्न्स सिंस लिस्टिंग से आज तक हम बात करें, अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो 6 अप्रैल 2018 को कंपनी की लिस्टिंग, यानी 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले कंपनी की लिस्टिंग हो गई थी। तो कंपनी ने 5 साल में आप देख सकते हो 18 गुना जो पैसा है, वो कंसिस्टेंसी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन 18 गुना पैसा जो है कभी आराम किया, कभी भागी, कभी आराम किया, इस तरह से कर दिया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर कंपनी ने लगभग जो है 2 साल में, अगर मैं बात करूं अप्रैल, सिर्फ 16% के रिटर्न्स, अगर 6 अप्रैल 2018 से मैं बात करूं 9 अप्रैल 2020 तक, तो 2 साल में कंपनी ने मात्र 16% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए थे। और तब तो कोविड जैसा क्रैश भी नहीं था। तो देखिए दोस्तों, ये माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं, ये ऐसे ही चलती हैं, काफ़ी समय तक जो है सोती रहती हैं, फिर जो है एकदम से भागती हैं, तो फिर ये रिटर्न्स देती हैं। तो ऐसे ही चलती हैं ये, इनमें कंसिस्टेंसी की थोड़ा सा कमी होती है। तो जो है इनको कंसिस्टेंट कंपाउंडर की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते। तो अगर बात की जाए तो उसके, अगर कोरोना पीरियड के बाद, कोविड क्रैश के बाद की बात करें तो उसके बाद ही एकदम से आप चार्ट में देखोगे बिल्कुल भागकर ऑल टाइम हाई पर, बिल्कुल यहाँ पर जो है एकदम से कंपनी ने लगभग कह सकते हो आपकी जो 2 साल में नहीं किया था कंपनी ने, वो जो है अगले 2-2.5 साल में कर दिया। तो 2-2.5 साल में आप देखोगे तो मात्र 16%, 20-22% के रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगले 2.5 साल में जो है ये सारे रिटर्न्स कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। अगर पैसे की बात करें तो 18 गुना पैसा कर दिया है। तो ये जो माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं, देखिए दोस्तों, इनमें लिमिटेड वेटेज के साथ हमें जाना होता है। तो क्योंकि ये बिल्कुल इनमें पैसा डूब
डूब भी सकता है। अगर यासो इंडस्ट्रीज़ की पार्टिकुलरली मैं बात करूँ तो इस कंपनी पे डेट है, तो केवल रिस्की इन्वेस्टर्स ही इनमें इन्वेस्टमेंट करें और वो भी लिमिटेड वेटेज के साथ। तो चलिए थोड़ा बहुत बिजनेस देख लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, कंपनी के बिजनेस की अगर बात की जाए तो कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल्स, फूड, एंटीऑक्सीडेंट्स, एरोमा केमिकल्स, रबर एक्सेलेटर, लुब्रिकेंट्स, एडिटिव्स बनाती है और ये सब बनाकर कंपनी जो है यूरोप महाद्वीप, अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड एशिया महाद्वीप में जो है एक्सपोर्ट करती है। तो आगे इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की जाए तो जो है मैं यहाँ पर सभी की डिटेल्स में बात नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हो। तो अरोमा केमिकल से कंपनी को जो है 14% का रेवेन्यू प्राप्त होता है और फूड एंटीऑक्सीडेंट से 13% का रेवेन्यू प्राप्त होता है और रबड़ केमिकल्स जो इसका मेन सेगमेंट है उससे 35% का रेवेन्यू प्राप्त होता है और लुब्रिकेंट एडिटिव से 14% का जो है रेवेन्यू प्राप्त होता है और स्पेशलिटी केमिकल से बात की जाए तो 25% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको ऑटो इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं कि तो देखिए दोस्तों, अगर हमें ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, ऑटो सेक्टर काफ़ी जो है वोलेटाइल होता है, तो ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना है तो हमें जो है ऑटो ऑक्सिलरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो है ऑटो जो सेक्टर है तो उसके अगर वाहन बिके ना बिके, लेकिन जो है उनकी ऑक्सिलरी है, उनके टायर हैं और उनके जो है उनमें जो भी ऑक्सिलरी वगैरह है, उन टायर को बनाने में जो बीड वायर लगते हैं, उन टायर को बनाने में जो रबड़ लगता है, जो केमिकल लगता है, तो उनमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वहाँ पर, क्योंकि वो तो बिकने ही बिकने हैं, वाहन चाहे बिके ना बिके। तो वैसे भी अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का थीम चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, व्हीकल चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे नॉन इलेक्ट्रिकल हो, लेकिन उसमें टायर तो डलने ही डलने हैं और टायर डलेंगे तो टायर में बीड वायर भी डलेंगे। तो टायर के बीड वायर के लिए आप राजरत्न ग्लोबल वायर, जो इंडिया में 50% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है, उसको ले सकते हो। और अगर बात करूं मैं टायर को बनाने के लिए जो केमिकल्स चाहिए, तो जिससे यासो इंडस्ट्रीज को 35% का मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो ये जो केमिकल्स हैं, इसके जो रबड़ केमिकल्स हैं, वो रबड़ के टायर बनाने में जो टायर कंपनीज हैं वो इस कंपनी के कस्टमर हैं, इस कंपनी के क्लाइंट कही जा सकती हैं। तो और दूसरे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जैसे होसेज है, सील्स है। होसेज क्या होता है दोस्तों, देखिए जो वाहन के जो इंजन होता है, इंजन में जो रबड़ की पाइप होती है जो हवा को इंजन के अंदर लेकर जाती है, तो उस पाइप को जो है होसेज बोलते हैं। सील्स होती है रबड़ की। तो ये सब बनाने के लिए जो है यासो इंडस्ट्रीज केमिकल प्रोवाइड करती है टायर कंपनीज को। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट कही जा सकती है। तो इसीलिए हो सकता है कि इसीलिए ऑटो इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया, तो शायद इसीलिए यासो इंडस्ट्रीज ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, राजरत्न ग्लोबल वायर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो हाँ, अगर बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल्स की, तो कंपनी को स्पेशलिटी केमिकल से भी जो है 25% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो 35 + 25 मेजर सेगमेंट इसके ये दो ही हैं, इनसे कंपनी को मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो आपको जो है यासो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। हाँ, हालांकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है तो इसमें वेटेज को थोड़ा सा ध्यान में रखें, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी है। चलिए थोड़ा डेट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर डेट की मैं बात करूं तो 1.37 की डेट टू इक्विटी, यानी 1 से नीचे होना चाहिए आंकड़ा, तो बेटर अच्छा माना जाता है। लेकिन ये जो है 1.37 थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि थोड़ा सा एक रेड फ्लैग बन जाता है। तो अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आज भागने के बाद जो है कंपनी का मार्केट कैप 2078 करोड़ का हो चुका है, जबकि ये जो है 1900 करोड़ के आसपास था। तो अब 2078 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके डेट के बारे में और देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप डेट देखोगे तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों इक्वल हैं, जबकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स बिल्कुल थोड़े से आपको 226 करोड़ के दिखाई देंगे, लेकिन बोरोइंग्स उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ी दिखाई देंगी। 324 करोड़ की बोरोइंग आपको दिखाई देंगी, जिनमें से बिल्कुल 50-50 है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात की जाए। तो चलिए कंपनी का थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास ही है। मैंने जो तोड़फोड़ कंपनीज वाला वीडियो बनाया था उसमें भी यासो इंडस्ट्रीज़ को कवर किया था। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रोमोटर के पास है, और एफआईज हालांकि थोड़ा सा स्टेक एफआईज के पास है, लेकिन पब्लिक के पास भी काफ़ी ज़्यादा स्टेक है। तो मैक्सिमम स्टेक वैसे प्रोमोटर के पास है, लेकिन उसके बाद जो है पब्लिक के पास है। तो ज़्यादा घबराने की तो ज़रूरत वैसे नहीं है। हालांकि जो है डीआई वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, कंपनी पे ऑलरेडी डेट है। तो अगर कंपनी कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूव करके दिखाती है, स्मॉल कैप कंपनी बन जाती है, 5,000 से ऊपर का जो मार्केट कैप कंपनी बना लेती है, तो डीआईज भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ एफआईज है, बिल्कुल छोटा सा स्टेक एफआईज के पास है। तो थोड़ा सा आपको जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न को ट्रैक तो करना पड़ेगा। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इतना ही डेटा अवेलेबल है। तो इसमें हालांकि कंसिस्टेंसी तो है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो तो यहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। प्रॉफिट्स जो है लगभग हर साल कहे जा सकते हैं 21 से डबल 52, और 50 से चलो डबल तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कुछ बड़े हैं। तो कंसिस्टेंसी तो है। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की मैं बात करूं, देखिए दोस्तों माइक्रो कैप कंपनी है, फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है ऐसी कंपनीज में। तो इसी को फंडामेंटल्स की समझ बोलते हैं दोस्तों, और इसी को फंडामेंटल इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करनी है तो कंपनी के फाइनेंशियल पर, कंपनी के कैश फ्लोज पर, कंपनी की बैलेंस शीट पर आपको फोकस करना ही करना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करें तो यहाँ पर जो है 4 पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाई देंगे आउट ऑफ 6। तो अगर चारों की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी तो ग्रीन फ्लैग है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेट लेवल में दो ही जो रेड फ्लैग है, एक डेट लेवल और एक डेट कवरेज। तो अगर इन दोनों को अगली स्लाइड में हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेट लेवल है, तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 132% जो है वो काफ़ी ज़्यादा कही जा सकती है। तो अगर हम देखें तो ग्रीन फ्लैग की बात करें तो कंपनी ने जो है अपना डेट टू इक्विटी जो है वो परसेंटेज 451 से घटाकर 132 पर लेकर आ गए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो अगर डेट कवरेज भी देखें तो ये भी एक रेड फ्लैग है। तो देखिए दोस्तों, ये जो डेट टू इक्विटी है ये 132 है अगर करंटली बात की जाए, लेकिन 5 साल पहले जो ये 451 के आसपास था, तो कंपनी ने इसको कम किया है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर डेट कवरेज को देखें तो जो कंपनी का डेट कवरेज है वो कवर नहीं किया जा रहा कैश फ्लो के द्वारा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो के द्वारा। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का मात्र 10% का है। तो उससे जो है कंपनी का जो डेट है वो कवर नहीं हो रहा है इजीली। तो कंपनी के पास जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो की कमी कही जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये एक B2B कंपनी है, और मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको समझाया था, क्योंकि एक B2B कंपनी का मतलब क्या होता है, उधार में लेकर उधार में बेचना। और B2C कंपनी का मतलब क्या होता है, उधार में माल लेकर जो है कैश में बेचना। तो अगर B2C कंपनी है वो तो उधार में माल परचेज करती है बिजनेस से और कैश में बेचती है, उसके पास प्राइसिंग पावर होती है, तो उनका कैश फ्लो ज़्यादा होता है क्योंकि वो नगद में माल बेचते हैं, उनके पास कैश आता रहता है। लेकिन अगर ये B2B कंपनी है, B2B कंपनी में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इनके पास जो है फ्री कैश फ्लो या फिर कह लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो की कमी होती है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है रिसीवेबल्स में फंसा हो सकता है, इन्वेंट्री में फंसा हो सकता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम B2B कंपनीज के साथ होती है। तो इनके पास जो है फ्री कैश फ्लोज की कमी होती है, क्योंकि ना इनके पास प्राइसिंग पावर होती है, ये बिजनेस से उधार में खरीदती है और बिजनेस को उधार में ही माल बेचती हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हाँ, अगर इंटरेस्ट कवरेज की बात की जाए तो जो इंटरेस्ट कवरेज है, यानी जो इसने कर्ज लिया है उसका इंटरेस्ट कवर करने में कंपनी जो है अच्छी तरह उसको कवर कर लेती है अपनी एबिट इनकम के द्वारा, जो कि 7.4 टाइम्स है। अगर बात करें 7.4 टाइम्स है इसकी जो है एबिट इनकम का 7.4 टाइम्स है। अगर इसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम देखें तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक बार मार्केट को दिखाना चाहूँगा। तो जो मैंने ये ट्रेंड लाइन कल ड्रॉ की थी, तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर जो है मार्केट ऊपर जा चुकी है। तो अगर मार्केट की हम बात करें तो हो सकता है कि मार्केट अब जो है
देखिए आज तो 19,000 से ऊपर ही ट्रेड किया मार्केट ने, 19,000 से नीचे आई ही नहीं। तो अगर बात करें, अगर अब मार्केट सपोर्ट लेती भी है तो जो पिछला जो रेजिस्टेंस था, यानी जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो इसको जो है सपोर्ट बनाकर ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर सकती है। तो बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल आज की है, आज के ट्रेडिंग सेशन की है, फ्राइडे की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर जा चुकी है। तो अब मार्केट अगर सपोर्ट लेती है तो इसी ट्रेंड लाइन पे, जो 19,000 की ट्रेंड लाइन है, उस पे सपोर्ट लेकर कुछ दिन तक यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकती है, या फिर जो है थोड़ा बहुत ऊपर ही जा सकती है। तो बाकी तो देखो टाइम ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन बाकी मुझे पर्सनली ऐसा ही लग रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस पे जो है 19,000 के लेवल पर यानी जो है मार्केट अपना सपोर्ट बना सकती है और फिर कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जा सकती है। तो बाकी कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, अपने स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑल टाइम हाई से बात करें तो मात्र जो है 13% का डिस्काउंट बचा रह गया है, क्योंकि पहले 20% का डिस्काउंट था, 7% के आसपास आज भागा है। तो अभी जो है इन्वेस्टमेंट का मुझे तो कोई मौका इसमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये 1300 के लेवल तक नीचे गया था। बियर मार्केट की बात करें तो जब बियर मार्केट था बिल्कुल जो है 1300 के लेवल को इसने टच किया था, तो 1300 के आसपास नीचे गया था। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनीज हैं माइक्रो कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप बोल सकते हो, तो ये जो कंपनीज हैं वैसे 50-60% तो वैसे ही गिर जाती हैं जब इनका रिजल्ट थोड़ा बहुत इधर उधर या कोई भी बैड न्यूज़ आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आज की बात करें तो शायद कोई अच्छी न्यूज़ आ गई होगी तो न्यूज़ की वजह से भाग गया। तो न्यूज़ की वजह से अगर तेज़ी होगी तो सस्टेन नहीं कर पाएगी, वापस जो है ये अपने रेजिस्टेंस पे ही है। अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ इस चार्ट को देखोगे तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही आपको दिखाई देगा। तो अगर आज के लेवल की बात करें तो ये रेजिस्टेंस ही है इसका, एक प्रकार से ये 1840 के आसपास का, 1839 1840 के आसपास इसको बोल सकते हो। तो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे को जो है गिरावट देखने को मिले। तो जो है कोई भी किसी भी प्रकार की गिरावट इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका बन सकती है। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो जो पिछले जो रेजिस्टेंस है वही फिर इसके सपोर्ट बनेंगे। तो अगर बड़े सपोर्ट की बात की जाए तो यही 1740 के आसपास का सपोर्ट ही, बड़ा तो नहीं बोलूँगा, छोटे सपोर्ट हैं ये। तो अगर नीचे फिर देखें हम, नीचे जो है 1630 के आसपास का सपोर्ट आपको दिखाई देगा। 1607 के 1600 का मेजर सपोर्ट आप थोड़ा सा मेजर सपोर्ट मान के चल सकते हो अगर वहाँ तक जाता है, क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनीज हैं, कितना भी नीचे गिर सकती हैं। तो यहाँ से तो देखिए, बाकी अपसाइड तो अनलिमिटेड है, पता नहीं कितनी ऊपर चली जाए, बुल मार्केट कहाँ तक चले, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ही ऐसी हैं। तो बुल मार्केट में तो जो है घोड़े के साथ गधे भी भागते हैं। तो अब पता नहीं ये करेक्शन दिखाए या ना दिखाए, या थोड़ा बहुत यहीं कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाए। वैसे तो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रॉफिट की बुकिंग आ भी सकती है और ना भी आए, क्योंकि मार्केट कंडीशन ऐसी हो चुकी हैं। तो अगर कोई भी गिरावट इसमें आपको मिलती है, अगर 1600 के आसपास आपको मिल जाता है ये, तो काफ़ी अच्छी डील कही जा सकती है। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो खैर 1600 पे भी नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन जो 1300 का जो लेवल था, हम डर जाते हैं उस टाइम जब 1300 पे आया था। अगर वहाँ पर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखने को, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी जैसी हैं, अगर आपने मोटा इन्वेस्टमेंट अगर मेजर सपोर्ट पे कर रखा है तो आपको जो है बिल्कुल अपने बाइंग लेवल से नीचे नहीं आने देना चाहिए, अगर मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन अगर आपने अपने पोर्टफोलियो साइज का 2-3% मैक्स टू मैक्स दे रखा है, तो आपको जो है फिर इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन कंपनीज में वही पैसा लगाना होता है जो अगर डूब भी जाए तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अपने, हालांकि ये कंपनी जो है अच्छा बिजनेस मॉडल है, काफ़ी कंपनी के बिजनेस में दम है। ऑटो सेक्टर से कंपनी थोड़ा सा बिलीव करती है, जो इसका रबड़ केमिकल है उसकी वजह से, तो उसी से कंपनी को मैक्सिमम 35% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो आपको इस तरह की कंपनीज में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन विद लिमिटेड वेटेज। अपने पोर्टफोलियो साइज का मैक्स टू मैक्स 2-3% की वेटेज आप दे सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको मोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कभी भी अपने बाइंग लेवल से नीचे नहीं आने देना चाहिए। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। क्योंकि कोई कोल्ड टिप या रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई
कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए आप खुद की स्टडी जरूर करें, एक बार कंपनी को अच्छे से स्टडी करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। मेरी या किसी यूट्यूबर की बातों में आकर जो है इनमें मोटा इन्वेस्टमेंट ना करें या फिर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो फिर अगर उस अवस्था में कुछ भी अगर होता है तो मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू आपके सामने रख रहा हूं। तो आपको एज ए सजेशन, इसको एज ए एंटरटेनमेंट इसको लेकर चलना है, ना कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो उसके लिए आपको अपनी खुद की रिसर्च जरूर करनी, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो दोस्तों। आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना होता, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से बनता है, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। तो हमें सिर्फ जो है उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका बिजनेस हमें अच्छे से समझ आए। कोशिश करनी चाहिए फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करने की, ना कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग करने की, क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टिंग से पैसा नहीं बनने वाला दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला हमारे लिए। हाँ, टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट है, मानता हूँ। टेक्निकल्स जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, तो यहाँ पर जो है बड़े इन्वेस्टर्स के ऑर्डर प्लेस होते हैं, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ये कैंडल स्टिक, ये वो कैंडल, ये वो कैंडल, ये स्पोर्ट, ये मतलब ये जो फिजूल की जो है मकड़ी का जाला जो बना देते हैं यूट्यूबर्स जो है चार्ट का, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ना ही हमारे लिए शॉर्ट टर्म की न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हमें जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के बिजनेस पर, कंपनी के फंडामेंटल्स पर, कंपनी की बैलेंस शीट पर, कंपनी के कैश फ्लोज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि न्यूज़ पर, टेक्निकल्स पर। इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें अच्छे से स्टडी करना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए, ताकि हम जो है अपने ऑर्डर प्लेस कर सके। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए।